नमस्कार दोस्तों, सेल्स लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपने नगर पालिका अधिनियम की कड़ी में नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने अध्याय 7 तक कवर कर लिया था, ठीक है। और इसमें अब हम 8वां 9वां और 10वां स्किप करेंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, या आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरह से हम जंप हो गया अपने अच्छा वाला। देखो, अब जो अध्याय 11 है उसके अंदर मेनली नगर विकास और नगर योजना की बात की जाएगी। नगर विकास नगर योजना समझ में आता है आपको कि भाई नगर के अंदर किस प्रकार की बिल्डिंग्स होंगी, कहाँ पर कौन सी चीज़ होंगी, मतलब एक तरह से जो प्लानिंग की जाती है, टाउन प्लानिंग, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके अंदर जो धाराएं हैं वो 159 से लेकर 199 यानी लगभग 40 धाराएं इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और इन धाराओं को हम कोशिश करेंगे कि तीन क्लास में हम आराम से इसे कवर करेंगे। एक इसमें बहुत बड़ी धारा आएगी, वो है 194। ये 194 का है जो ये धारा है, वो पूरा एक दिन हमारा आराम से कवर कर लेगी, एक पूरा सिंगल डे इसमें चला जाएगा। तो ये मान के चलो 3 या 4 क्लास के अंदर हम इसको आराम से कवर कर पाएंगे। और आशा करता हूँ जो पिछले पढ़ाया है मैंने वो आपको उसको रिवीजन कर रहे होंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना करो, इनके बाद हम इसकी रिवीजन क्लास भी लगाएंगे आपके लिए, जिसमें हम पूरा एक अध्याय एक क्लास के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लासेस थोड़ी लंबी रहेंगी पर नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। इसके बाद हम धाराएँ याद करवाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाए ये धाराओं को याद करने के लिए। और हाँ, नोट्स कैसे लगते हैं, क्लासेस कैसी लगती है, प्लीज़ बताया करें कमेंट में। अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं। वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे रीच बढ़ती है और लोगों के पास ये जो कंटेंट है पहुंच पाता है, ताकि और स्टूडेंट जो इतने पैसा खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, उनको थोड़ी सहूलियत मिल जाए इन चीज़ों को लेके। तो वैसा है। और चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 159 से। देखो, एक बार मैं आपको आज जो पढ़ाऊँगा उनको मैं एक साथ आपको यहाँ कवर करवा देता हूँ। मैं आज 159 से लेकर 172 तक की धाराएं आज आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहले 159 की बात करें। इसमें लिखा है नागरिक सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। मतलब जो भी योजनाएं तैयार करूँगी उससे पहले क्या होता है, नगर का सर्वेक्षण। बस देखेंगे कि कहाँ पर क्या बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, कितने फीट की रोड रखनी है, क्या रखना है। तो एक तरह से सर्वेक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन। उसके बाद एक मास्टर विकास योजना तैयार की जाएगी, एक बड़ी योजना तैयार की जाएगी। उसके साथ में अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ छोटी योजनाएं भी तैयार की जा सकती है। तो पहले हो गया तैयार करना। फिर आता है 160। इसके अंदर योजना तैयार करने तथा उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसेस। वह तैयार हो गई, तैयार कैसे करनी है वो वाली प्रोसेस क्या रहेगी, और उसको मंजूर करवाना है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। कौन सी? धारा 160 के अंदर। फिर आ जाती है धारा 161। ये क्या है? योजना के प्रवर्तन की तारीख। प्रवर्तन होता है लागू करने की तारीख। भाई योजना लागू किस तारीख को होगा, वो वाली बात कहाँ लिखी है? 161 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। फिर आ जाता है धारा 162। योजना के पश्चातवर्ती उपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। अगर योजना के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे लागू किया जाएगा, वो सारी बात हम 162 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आती है धारा नंबर 163। ये क्या है? योजना का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी धारा नंबर 164। इस अधिनियम के पूर्व तैयार, मान लो ये एक्ट तो आया था 2009 के अंदर, इससे पहले भी तो मास्टर प्लान चल रहे होंगे, बहुत सारी पॉलिसीज या ऐसे प्लान गवर्नमेंट ने किए होंगे, तो उनका क्या होगा? तो वो जो किए हैं ना पहले वाले, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर समझे जाएंगे। और अगर वो वाली जो योजना बनाई गई है और जो एक्ट बना हुआ है, अगर इसमें कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो एक्ट की जो बातें हैं वो अप्लाई कर ली जाएगी। यानी एक्ट मेनली तो यही रहेगा, लेकिन जो पुरानी चीज़ बनाई गई, ऐसा नहीं कि उसको कैंसिल करके नई सिरे से शुरू करेंगे, नहीं, वो चलती रहेगी कंटिन्यू में, जब तक कि इसके साथ विरोधाभास नहीं होता है उसका। आया समझ में? ठीक है, वैसे धारा पढ़ेंगे तब और डिटेल से आपको बता दूंगा। फिर 165। ये क्या है? योजना का पुनरीक्षण, रिव्यू किया जाए। मतलब अगर लगे कि हमने जो योजना बनाई है वो सही चल रही है, उसमें जो प्रोग्रेस है वो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ों क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा टाइम के टाइम, ठीक है। उसके बाद एक नई चीज़ आ जाएगी 166 के अंदर, विकास क्षेत्रों की घोषणा। कुछ डेवलपमेंट एरियाज किए जाएंगे कि भाई यहाँ पर अच्छा विकास करना है, कुछ और भी चीज़ें लानी है, तो उन चीज़ों को लेकर एक विकास क्षेत्र घोषित किए जाएंगे 166 के तहत। फिर 167, जहाँ पर विकास क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं ना, वहाँ पर आप गलत तरीके से कुछ भी अपना भवन निर्माण या भूमि का उपयोग है वो गलत तरीके से नहीं कर सकते, उसे अपराधिकृत विकास की संज्ञा दे दी जाती है। या योजना के असंगत कोई भी उपयोग कर रहे हो तो उस पर आपको जुर्माना देना पड़ता है। शास्ति यानी होता है जुर्माना, पेनल्टी, ठीक है। ये शब्द याद रखना, शास्ति। एक तरह जो हम हिंदी में जुर्माना, पेनल्टी बोलते हैं, फाइन बोलते हैं, वो एक तरह से हिंदी में एक और शब्द होता है उसके लिए, शास्ति, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में लिखा हो, तो आपको परेशान नहीं होना है इस शब्द को लेकर। फिर आता है धारा नंबर 168। ये क्या है? अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा कर नहीं सकती। मान लो आपने कर दिया, कोई डेवलपमेंट कर लिया, आपने अपना मकान बना लिया गलत तरीके से,
तो क्या होगा, क्या नगर पालिका कौन कौन सी एक्शन लेगी, वो बात इसमें लिखी हुई है। फिर 169 में आपराधिक विकास को रोकने की शक्ति, पहले तो हटाने की अपेक्षा करेंगे, भाई आप हटा लो खुद से, अगर नहीं हटाते फिर गवर्नमेंट खुद आती है और खुद वहाँ पे रोकेगी आपको, वहाँ पे उसको हटा भी देगी। फिर 170 में क्या है, अपराधिक अस्थायी, अगर अस्थायी प्रकार का कोई चीज़ है तो उसको कैसे हटाया जाएगा, उसको कैसे रोका जाएगा, उसकी बात 170 के अंदर की गई है। 171 क्या है, भूखंड के उपविभाजन या पुनर्गठन या जो निजी मार्ग है उसको बनाना है। मतलब कोई भी आपके पास जगह है और उसके अंदर आपको डेवलपमेंट करना है या उसको कोई भी टुकड़े करने हैं, मतलब जैसे एक पिताजी के 2 बेटे हैं तो उनको अलग अलग ज़मीन बांटनी है, तो वो कैसे होगा, अगर आपको उसके अंदर से कोई रास्ता निकालना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, वो सारी बात 171 के अंदर दी गई है। वहीं 172 की बात करें तो इसके अंदर उपगत व्यय की वसूली, मतलब गवर्नमेंट जो भी ये काम करती है, किसी को हटाना हुआ, किसी का भवन गिराना हुआ अगर गलत तरीके से बना रखा है, तो इसके अंदर जो भी खर्चा आता है उसकी वसूली किस प्रकार से करेगी नगर पालिका, उसकी बात 172 के अंदर दी हुई है। तो ये आज हमारे जो पढ़ेंगे आगे उसके एक तरह से हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब इसको आगे हम धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास धारा है वो है 159, कौन सी है, 159। इसमें क्या है, नागरिक सर्वेक्षण तथा मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। सबसे पहली बात यही है, सबसे पहले क्या होगा, नागरिक का जो एरिया है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो देखो, नगर पालिका नगर की समेकित विकास के लिए क्या करती है, समेकित विकास के लिए और भूमि का संतुलन उपयोग करने के लिए एक सर्वेक्षण करवाती है। एक तो क्या है कि भाई जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए, एक तो ये चीज़, मतलब डेवलपमेंट का मतलब एक तो जहाँ पर भी विकास लिखाना है इसका मतलब सीधी सीधी बिल्डिंग बन रही है, एक तो ये समझ लेना, दिमाग मत लगाना, मतलब गलत तरीके से, ऐसे नहीं कि विकास का मतलब जनता के अंदर विकास या कोई और तरह का विकास नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी बिल्डिंग है वो तैयार की जा रही है, सीधा इतना रखना है दिमाग के अंदर। और भूमि का संतुलित उपयोग का मतलब जैसे कि भूमि का एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है, रेजिडेंस यानी रहने के लिए यूज किया जा सकता है, इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा सकता है, या रोड बनाने के लिए और किसी तरह से यूज किया जा सकता है। तो उनका यूज किस प्रकार से किया जाए सही ढंग से, उसकी बात भी यहाँ पर की जाती है उपयोग के, इसे बोलते हैं लैंड यूज, ठीक है। और इससे बोलते हैं लैंड का डेवलपमेंट किस प्रकार, डेवलपमेंट का मतलब उसे बनाना, ठीक है। विस्तृत सर्वेक्षण, इसके लिए बड़ा सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद सर्वेक्षण में महानगर योजना समिति की बात सुनी जाएगी, जिला योजना समिति की बात सुनी जाएगी, और राज्य के जो मुख्य नगर नियोजक जिसे बोलते हैं टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर, उन जनाब को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और ये सारे मिलकर क्या करते हैं, योजना तैयार करेंगे। योजना तैयार करेंगे, कौन कौन सी योजना किस किस तरह की होती है, कितने कितने टाइम की होती है, वो देखो। जो मास्टर विकास योजना होती है वो 20 साल के लिए स्थापित की जाती है, 20 साल के लिए बनाई जाती है, अगर वो नगरों में बनाई जाती है तो मास्टर विकास योजना अगर नगर वाली है तो 20 साल के लिए, अगर गाँव वाली होती है वो शायद 30 वर्ष के लिए बनाई जाती है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। अगर गाँव में बन रही होती है ना ग्राम पंचायत के अंदर तो 30 वर्ष के लिए बनाई जाती है, जबकि जो शहरों के लिए बनाई जाती है वो 20 वर्ष के लिए बनाई जाती है। फिर होती है निष्पादन योजना, वो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है, 5 वर्ष के लिए। वहीं वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना तो सिंपल है, वार्षिक है तो 1 वर्ष के लिए बनाई जाएगी। इसके अलावा भी नगर पालिका चाहती है तो प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग योजनाएं भी बना सकती है, और अगर राज्य सरकार कुछ निर्देश दे तो उसके हिसाब से भी योजनाएं तैयार की जा सकती है। इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो मास्टर विकास योजना है ना, उनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक जोन के लिए जैसे कि ऐसे होगा कि मैं ये नगर पालिका है तो इस वाले जोन के अंदर इंडस्ट्री बनाई जाएगी, इस वाले जोन के अंदर हम रेजिडेंस रखेंगे, इधर वाले जोन के अंदर हम एग्रीकल्चर बनाएंगे, इधर वाले के अंदर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। आई समझ में, बीच वाले के अंदर कुछ और रख लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जोन में डिवाइड कर देंगे पूरे नगर पालिका को, और उस जोन के हिसाब से, जैसे इस जोन के अंदर इंडस्ट्री बनेगी तो उसे जोन के हिसाब से उस जगह का उपयोग निश्चित किया जाएगा। आया समझ में यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी धारा नंबर 159, ठीक है। यहाँ तक एक बार वापस रिकेप करवा देता हूँ। 159 में क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले सर्वेक्षण होगा, योजना बनानी उससे पहले हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। किसी की 2 चीज़ के लिए, एक तो कि भाई जगह का उपयोग कैसे करना है और उसके अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग, कौन कौन से डेवलपमेंट करने हैं। फिर इसके बाद जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण के बाद योजना तैयार कौन कौन करेगा, तो 3 लोग मिलकर करेंगे, महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और एक जो राज्य का जो चीफ टाउन प्लानर होगा, उनको तीनों को साथ मिलकर ये आराम से काम करेंगे और योजना तैयार करेंगे। योजना किस किस प्रकार की होगी, तो एक तो होती है मास्टर विकास योजना जो 20 साल के लिए बनाई जाती है। इसमें बहुत सारे जोन फिक्स किए जाते हैं और उन जोन के हिसाब से लैंड यूज फिक्स किया जाता है, इस जोन में ये इसी काम में ये जगह ली जाएगी। फिर आती है निष्पादन योजना जो कि 5 साल के लिए लगाई जाती है। फिर होती है वार्षिक योजना जो 1 साल के लिए होती है। इसके अलावा नगर पालिका चाहे तो अपने वार्ड के लिए, भाई इस वार्ड के अंदर ये चीज़ ज़्यादा यूज लेनी है, इसमें ये करना है, तो हर वार्ड के लिए अलग अलग योजना भी तैयार कर सकती है। साथ ही अगर राज्य सरकार कोई निर्देश देती है तो उस हिसाब से भी कोई नई तरह की योजना भी तैयार की जा सकती है। तो ये हो जाता है हमारा धारा नंबर 159। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक है। वह जाते हैं 160 के अंदर, 160 में ये क्या है,
तो योजना तैयार करने तथा उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसेस, ये क्या होती है, कैसे तरह से प्रोसेस की जाती है। देखो, तैयार करने के लिए नगरपालिका क्या करती है, योजना का प्रारूप बनाती है, ठीक है, और इसकी एक कॉपी तो भेजती है निरीक्षण के लिए, और दूसरी भेजती है प्रकाशन के लिए नागरिकों के पास। देखो सिंपल होता है कि भाई नगरपालिका ने क्या बनाया, योजना बनाई, पे प्लान बना लिया एक, भैया हमारे पास प्लान है, तो इसका दो काम करती है, एक तो इंस्पेक्शन के लिए रख लेती है, भाई इंस्पेक्शन होगा तो उनको दिखा देंगे, और दूसरी क्या होती है, दूसरी उसमें डाल देती है, नोटिस बोर्ड पे डाल दो या फिर न्यूज़पेपर में डाल दी, कैसे भी डाल के जनता के सामने रखती है एक तरह से, भाई जनता के पास ये वाली चीज़ पहुंच जानी चाहिए, भाई हम ये वाला प्लान बना रहे हैं अपने नगर के लिए, ठीक है। फिर जनता क्या करती है, अगर जनता को लगता है कि नहीं आपकी ये प्लानिंग सॉरी अच्छी नहीं है, आपको इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, तो इनकी जो आपत्तियाँ हैं उनको दर्ज किया जाता है, और दर्ज करके इन्हें भेजा जाता है कहाँ पर, तो योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पूर्व नगरपालिका की जो सलाहकारी समिति है उसका गठन किया जाता है। तो देखो प्रारूप बना लिया, उसके बाद मंजूरी लेनी है, तो मंजूरी लेने के लिए एक कमेटी बनती है जिसका नाम क्या होता है, सलाहकारी कमेटी, और जो ये जनता की जो भी आपत्तियाँ होती है वो सलाहकारी कमेटी के पास जाती है। इस सलाहकारी कमेटी में कौन कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन होते हैं, तो इस कमेटी के अंदर नगरपालिका की ओर से तो होते हैं निर्वाचित, मनोनीत और पदेन, सारे जो तीनों तरह के हमने पढ़े थे ना पहले, वो तीनों तरह के जो सदस्य यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद 6 बंदे लाए जाते हैं एनजीओ से, जो भी होते हैं, एनजीओ समझ में आता है, जो फ्री के लिए बहुत सारे काम करते हैं जनता की, समाज के लिए अच्छे, तो उन वहाँ से 6 बंदे वहाँ से लिए जाते हैं, और 6 ही लिए जाते हैं शैक्षणिक संस्थाओं से, कोई कॉलेज हो या स्कूल्स हो, यहाँ से 6 मेंबर्स वहाँ से लिए जाते हैं। फिर जो उस नगर पालिका में सम्मानित 6 नागरिक होते हैं वो 6 नागरिक यहाँ से लिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी उद्योग वाणिज्य व्यापार है वहाँ से भी प्रतिनिधि लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल मेंबर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर ये समिति इस जनता की आपत्तियों को सुनती है, इसके अंदर चेंज लाती है, और उसके बाद समिति क्या करती है, प्लान को अनुमोदित करती है, पास करती है, और पास करके कहाँ भेजती है, राज्य सरकार के पास भेजेगी। राज्य सरकार क्या करेगी, वहाँ पे खुद पास करेगी, तब जाके ये योजना तैयार मानी जाएगी, मंजूर मानी जाएगी। आया समझ में, कौन सी धारा, धारा नंबर 160, ठीक है। तो बात करते हैं धारा नंबर, एक बार वापस समझा दो आपको 160। देखो कुछ नहीं है, 159 के तहत हमने योजना का फॉर्मेट रेडी कर लिया। उस फॉर्मेट को 2 जगह भेजा जाता है, एक तो इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, निरीक्षण के लिए, और एक जो नगर पालिका क्या करती है, उसे जनता के सामने रखती है। जनता क्या करती सकती है, उसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकती है। अब अगर मंजूरी लेनी है उस योजना पर तो क्या करना होता है, नगर पालिका को एक सलाहकारी समिति की स्थापना करनी पड़ती है। उस सलाहकारी समिति के अंदर कौन कौन होता है, एक तो नगर पालिका के जो भी स्थायी मतलब जो पदेन सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं या निर्वाचित सदस्य हैं, वो सारे के सारे उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 6 एनजीओ से लिए जाते हैं, 6 शैक्षणिक संस्थाओं से लिए जाते हैं, और 6 सम्मानित नागरिकों को लिया जाता है जो नगर पालिका से संबंधित होते हैं। इसके अलावा उद्योग वाणिज्य व्यापार है, वहाँ से भी एक प्रतिनिधि को लिया जाता है। इस तरह से सलाहकारी कमेटी बनाते हैं। कमेटी जो ये जनता की आपत्तियां हैं उनको सुनती है, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करती है योजना में, और फिर उसे अप्रूव करती है। फिर अप्रूव करने के बाद वो कहाँ भेजती है, इसे राज्य सरकार के पास भेजती है, और जब राज्य सरकार उसे अप्रूव कर देती है तो योजना तैयार समझी जाती है, मंजूर समझी जाती है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उसे लागू करने की तारीख की बात चलेगी। तो योजना के प्रवर्तन की तारीख क्या रहेगी, इस पर क्या चर्चा होती है। तो जिस दिन राज्य सरकार मंजूरी दे देती है उसके बाद क्या होता है, नगर पालिका उसे लोक नोटिस, पब्लिक नोटिस में लाती है। उसके लिए पब्लिक नोटिस निकाला जाता है, और जिस दिन पब्लिक नोटिस निकाला जाता है उस दिन की तारीख को क्या मान लिया जाता है, योजना लागू हो गई भाई साहब। भाई योजना कब लागू मानी जाती है, जिस दिन उसका नोटिस निकाल दिया जाता है ना, पब्लिक नोटिस, उसी दिन से वो लागू मान ली जाती है। इसमें एक वो हो सकता है नोट कि जिस अगर मान लो उस योजना है उसके अंदर ही लिखा है कि भाई मान लो नोटिस तो निकला है 10 तारीख को, 10/12 को, ठीक है, नोटिस निकला है 10/12 को, और योजना में लिख दिया कि नहीं हम इसे 1 जनवरी से लागू करेंगे, तो वो 1 जनवरी से लागू होगी। ये वाली बात अलग से याद रखनी है आपको, क्या कि भाई अगर जनरली तो यही होगा, अगर उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई आपकी योजना के अंदर, तब तो वो जिस दिन नोटिस जारी होता है उसी दिन से मान ली जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर पर्टिकुलर डेट दी हुई है कि भाई हम 1 जनवरी से लागू मानेंगे इसे, तो फिर वो 1 जनवरी से ही लागू मानी जाएगी, ठीक है। ये होती है हमारी 161 खत्म। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 162 के अंदर। ये क्या है, तो योजना के पश्चातवर्ती उपांतरण, यानी योजना लागू होने के बाद अगर उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी चर्चा 162 के अंदर की गई है। ये क्या है, जो सिंपल याद रखना है, राज्य सरकार एक तो अनुमोदन कर देगी, भाई राज्य सरकार ने बोल दिया कि हाँ भाई आप इस योजना के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके बाद ही नगर पालिका प्रोसेस स्टार्ट करेगी। तो अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है उससे पहले राज्य सरकार की परमिशन जरूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद नगर पालिका आ जाएगी। नगर पालिका क्या करेगी, नगर पालिका मॉडिफिकेशन कर सकती है। कैसे करेगी, तो देखो जनता से आक्षेप मांगे जाएंगे कि भाई जनता को भाई बताओ कि आप इस योजना के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहते हो,
ठीक है। फिर उसके बाद राज्य सरकार उस पर अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी, भाई ये प्रक्रिया है। उसके बाद उसे वापस लोक नोटिस में जारी किया जाएगा और उसके बाद उसे तो वो लागू कब होगा जो मॉडिफिकेशन किया गया, या तो जिस दिन नोटिस जारी किया गया उस दिन से मान लो, या फिर उस नोटिस के अंदर लिख दी तारीख कोई स्पेशल, तो उस तारीख से मान लिया जाएगा। ठीक है। क्या क्या चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये वाली बात भी याद रखनी है। एक तो जो योजना है उसका पूरा मूल स्वरूप ही चेंज नहीं कर देना। ऐसा नहीं है कि मान लो योजना बना रही थी एग्रीकल्चर के लिए और उसको उठाकर पशुपालन के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो मूल है, जो फाउंडेशन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो लैंड यूज की सीमा है, मान लो गवर्नमेंट ने स्टार्ट में किया था 10 बीघा के अंदर ये वाला काम करना है, तो वो जो लैंड यूज की सीमा है ना, उसको 10 से 20, 15 ऐसे नहीं कर सकते आप, ये कम या ज़्यादा नहीं कर पाओगे, वो जो है वो उतनी रहेगी। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व है वो भी उतना ही रहना चाहिए। मान लो 400 लोगों के हिसाब से वो बनाई गई थी, तो 400 लोगों के हिसाब से ही वो बननी रहनी चाहिए आगे की तरफ। तो 3 जगह वो नगर पालिका वो चेंज नहीं कर पाएगी। कहाँ पर, एक तो मूल स्वरूप में, वो जो लैंड यूज की जो सीमा है उसके अंदर, और जो जनसंख्या घनत्व है उसके अंदर चेंजेज नहीं किए जा पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 162। तो 162 क्या है, मॉडिफिकेशन संबंधित है। सिंपल याद रखना है कि अगर मान लो योजना लागू हो जाती है, उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करवाना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर नगर पालिका कुछ चीज़ों में चेंज कर ही नहीं सकती। कौन कौन से, मूल स्वरूप में, लैंड यूज की सीमा के अंदर और जनसंख्या घनत्व के अंदर चेंज नहीं कर सकती। मॉडिफिकेशन करने की जो प्रक्रिया है वो सिंपल वही है, पूरी की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होती है कि भाई ये प्रोसेस है, इसमें ये देखो, ये प्रोसेस पूर्व की बात ही होती है। पूर्व की बातें समझ में आता है जो हमने इसमें पढ़ी ना, कि भाई योजना तैयार करना है, प्रारूप रेडी करना है, उसके बाद सलाहकारी कमेटी बनानी है, उसके बाद ये आगे जाएगी, तो पूरी पूरी प्रोसेस वापस लागू करनी होती है। उसके बाद वही जनता के आक्षेप मांगे जाएंगे, फिर राज्य सरकार परमिशन देती है, लोक नोटिस में जारी किया जाता है और उसके बाद ये सारे कार्य होते हैं। सिंपल है। फिर आ जाता है 163। ये क्या कहता है कि योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कैसे किया जाएगा। सिंपल है भाई, नगर पालिका ही इसका सारे कार्यक्रम देखती है। तो योजना क्रियान्वयन कौन करेगा, तो नगर पालिका करती है। याद रखना, सीएमओ नहीं आएगा, यहाँ नगर पालिका लिखा हुआ होना चाहिए। डाउट नहीं पैदा करना है, बिल्कुल भी याद रखना। ठीक है। तो नगर पालिका होता है, सीएमओ नहीं होता है। कंफ्यूजन यही होता है मेनली। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 164 के अंदर। ये क्या है, इस अधिनियम से पूर्व तैयार की गई जितनी भी योजनाएं हैं वो इस अधिनियम के अधीन समझी जाएगी। तो मान लो कोई भी मास्टर विकास योजना की तैयारी हो, मंजूरी हो, कोई भी संशोधन हो, कोई भी उससे लागू करने से संबंधित कोई भी चीज़ है, वो वैसे के वैसे रहेगी। पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन के सहित लागू किए जाएंगे। मान लो देखो, इसको मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है ये। मान लो ये अपने 2009 में अपने ये एक्ट लेके आए थे, इतना तो पता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले भी कोई प्लान चल रहा होगा नगर के अंदर, नगर पालिका के अंदर कोई प्लान बना रखा होगा, वो आगे कंटिन्यू रहेगा, ये बात ये बोलता है। लेकिन अगर मान लो पहला जो पुराना एक्ट था उसमें कोई बात ऐसी थी जो इसमें लागू हो रखी है, लेकिन इसके अंदर उसे हटा दिया गया है, तो जो ये वाला जो चेंज है ये हटा दिया गया है, तो वो भी इसके अंदर हटा दिया जाएगा, यानी थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। मतलब जो ये एक्ट है इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चेंज करें। प्लान के अंदर 90 बात लिखी हुई है, सॉरी 100 बात लिखी हुई है, इसके अंदर 10 बात ऐसी है जो इस एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, तो 10 बातों को हटा दिया जाएगा, 10 बात ये वाली ऐड कर ली जाएगी नहीं, और बाकी 90 की बात सेम टू सेम आगे कंटिन्यू कर ली जाएगी। आगे समझ में, अगर जरूरत पड़ती है तब करना ही है, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो सेम टू सेम आगे कंटिन्यू लागू रहेगा। ये वाली बात किसके अंदर, 164 के अंदर। ठीक है। फिर आ जाता है रिव्यू करने की बात। जो भी योजना आपने बना रखी है उसको रिव्यू कैसे किया जाएगा, वो क्या सिस्टम है, कौन करेगा। सबसे पहले तो ये बात है भाई, जो भी रिव्यू करने का काम है, जो बना रहा है वही रिव्यू करता है, तो नगर पालिका करती है। कैसे करेगी, तो खुद से इसकी मन कर गया कि हाँ यार अपनी योजना को रिव्यू कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, तो खुद कर सकती है, या फिर अगर राज्य सरकार ऑर्डर दे देती है तो इसे रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है भाई, रिव्यू कौन करेगा। फिर कब करनी होती है, तो योजना लागू होने की तारीख से 10 वर्ष के भीतर भीतर करना होता है ये कार्यक्रम। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई, योजना का रिव्यू है कितने टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, 10 वर्ष के भीतर भीतर करना होता है। तो नगर पालिका स्वयं प्रेरणा से कर सकती है या फिर राज्य सरकार के ऑर्डर पे कर सकती है। इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, 2 काम किए जाते हैं। एक तो किया जाता है नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है, भाई इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और दूसरा काम जो भी लैंड यूज है उसका एक मैप बनाया जाता है। तो 2 काम इसके अंदर किए जाते हैं नगर पालिका के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा नोट क्या है, रिव्यू में योजना की तैयारी, प्रकाशन, मंजूरी इत्यादि से सारे उपबंध लागू होने जरूरी है। सारे के सारे चीज़ें चेक की जाती है वापस पूरी की पूरी, भाई जो प्रोसेस है वो सही है, प्रकाशन जो किया गया वो सही है, मंजूरी जो दी गई थी वो सारी की सारी सही तरीके से दी गई नहीं दी गई, वो सारी बात इसके अंदर चेक की जाती है। ठीक है। तो ये वाली बात है 165 के अंदर। तो क्या है कि भाई योजना का रिव्यू कौन करेगा, तो वो नगर पालिका खुद करती है।
किसके कहने पर, या तो खुद के मन कर गया तो कर देगी, या फिर राज्य सरकार के ऑर्डर पे कर देती है। कितने दिन के अंदर करना है, तो जिस दिन योजना लागू हुई है उसके 10 साल के भीतर भीतर करना होता है रिव्यू। इसके अंदर काम क्या क्या करना होता है, तो नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होती है, लैंड यूज मानचित्र बनाए जाते हैं, कि जो भी मैप्स है वो रेडी किए जाते हैं कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी जगह का यूज़ किस प्रकार से किया गया है। फिर नोट क्या लगाया गया कि भाई जो भी रिव्यू के अंदर क्या क्या चेक किया जाता है, तो योजना किस प्रकार से बनाई गई है, सही तरीके से बनी है नहीं बनी है, सही तरीके से लागू की गई थी नहीं की गई थी, मंजूरी के लिए सारी प्रोसेस का फॉलो किया है नहीं किया गया, तो सारी चीज़ों को वापस चेक किया जाता है। फिर आ जाते हैं 166, तो यहाँ से अलग जोन स्टार्ट होता है, तो इस जोन तक के हम एक बार वापस रिकैप यहीं मार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ा था 159। देखो फटाफट फुल फोकस पे आ जाओ अच्छे से, हाँ आराम से बैठ जाओ। ठीक है, आप शुरू करो। देखो 159, आंखें बंद करने और सुनने की कोशिश करो बिल्कुल ध्यान से। 159 क्या था, अपन ने पढ़ा कि कोई प्लान बनाना, उससे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करके एक प्लान तैयार करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले नगर पालिका क्या करती है, नगर का जो समेकित विकास करना है या फिर जो भी जमीन है उसको अच्छी तरह से यूज करने के लिए एक सर्वेक्षण करवाती है। सर्वेक्षण के बाद महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और राज्य के जो चीफ टाउन प्लानर होते हैं वो मिलकर योजना तैयार करते हैं। योजना किसके प्रकार की हो सकती है, मास्टर विकास योजना जो कि 20 साल के लिए होती है, और इसके अंदर अलग अलग जोन डिसाइड किए जाते हैं और हर जोन के लिए अलग अलग लैंड यूज फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद आती है हमारे पास निष्पादन योजना जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती है। फिर आ जाती है वार्षिक योजना ईयरली जो कि 1 साल के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा नगर पालिका चाहे तो अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग योजना बना सकती है। साथ ही राज्य सरकार के आदेश पर भी अलग तरीके से योजना तैयार की जा सकती है। ये पढ़ा था अपने 159 के अंदर, देख लो कंप्लीट। आगे चले, ऐसे याद करने की कोशिश करो। अब पढ़ते हैं 160 के अंदर। ये क्या है, तो योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है वो सारी की सारी। भाई योजना तैयार कैसे होगी, नगर पालिका द्वारा की जाती है। योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, उसकी एक कॉपी तो इंस्पेक्शन के लिए रख ली जाती है और एक कॉपी नागरिकों के सामने प्रकाशित कर दी जाती है और उनसे वहाँ से आपत्ति ली जाती है कि भाई योजना से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मंजूरी के लिए क्या प्रोसेस होती है, तो जो भी योजना है उसको नगर पालिका एक सलाहकारी कमेटी के पास भेजती है। उस कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं, तो नगर पालिका के सारे सदस्य, कौन कौन से पदेन हो, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, तीनों तो हो जाते हैं। इसके अलावा एनजीओ से छा जाते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से छा जाते हैं और सम्मानित नागरिक आ जाते हैं 6। इसके अलावा जो वाणिज्य व्यापार वाले लोग हैं उनमें से उनके प्रतिनिधि आ जाते हैं। फिर समिति अगर उसे पास कर देती है और जो इनके जो नागरिकों की जो आपत्ति हैं वो सारी चेक करने का काम भी सलाहकारी कमेटी का ही होता है। उसके बाद ये जो समिति अगर इसे पास कर देती है तो उसके बाद ये राज्य सरकार के पास जाता है और राज्य सरकार के पास करने के बाद ही इसे योजना को मंजूर माना जाता है। फिर आ जाता है 161। इसमें क्या है, योजना के प्रवर्तन लागू होने की तारीख क्या रहेगी। तो सिंपल है, जिस दिन राज्य सरकार पास कर देती है उसके बाद क्या होता है, नगर पालिका के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाला जाता है और जिस दिन पब्लिक नोटिस निकाला जाता है उस तारीख से ही उस योजना को लागू मान लिया जाता है। अगर उस पब्लिक नोटिस में लिख दिया जाता है कि इसे हम बैक डेट से या आगे वाली डेट से लागू करना चाहते हैं तो उसी डेट से उसे लागू माना जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है 162। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो 162 के अंदर योजना के बाद लागू होने के बाद अगर उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो उसके बाद इसके अंदर लिखी जाए। मॉडिफिकेशन करने से पहले आपको राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कौन कौन चीज़ में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो एक तो उसका मूल स्वरूप चेंज नहीं कर सकते, लैंड यूज की जो सीमा है वो चेंज नहीं होगी और जनसंख्या घनत्व है उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन की प्रोसेस ऊपर वाली सेम टू सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। इसके अलावा जनता से जो आप आक्षेप लिए जाते हैं मांगे जाते हैं, सारी प्रोसेस सेम रखनी होती है। फिर राज्य सरकार इसके ऊपर अंतिम अनुमोदन करती है, उसके बाद ये लोक नोटिस में जारी किया जाता है और वही कि अगर लोक नोटिस की तारीख से लागू करना है तो उस दिन से हो जाता है। अगर उसके अंदर अगर कोई आगे पीछे वाली डेट डाल दी जाती है तो उस डेट से इसे लागू कर दिया जाता है। योजना के लिए का क्रियान्वयन का काम नगर पालिका का होता है, सीएमओ का नहीं होता है। ये याद रखना, सीएमओ का नहीं होता है। फिर 164 पे आ जाओ। ये क्या होता है, तो इस अधिनियम से पहले अगर कोई योजना बनाई हुई है तो योजना इसी एक्ट के तहत मानी जाएगी और उसमें योजना के अंदर और एक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो एक्ट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, एक्ट वाली चीज़ को माना जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है 165। अगर योजना का रिव्यू करना है तो वह कैसे किया जाएगा, तो रिव्यू कौन करेगा, तो नगर पालिका खुद करती है। किसके कहने पे, या तो स्वयं से कर सकती है या राज्य सरकार के ऑर्डर पे कर सकती है। कितने दिनों के अंदर करना होता है, तो योजना लागू होने के 10 साल के भीतर भीतर ये काम करना होता है। कौन कौन से काम करने होते हैं इसके लिए, तो एक तो नागरिक सर्वेक्षण योजना तैयार करनी होती है और साथ के साथ एक लैंड यूज का जो मैप है वो रेडी करना होता है। और रिव्यू के अंदर सारी चीज़ों को देखा जाता है बारीकी से, कैसे तैयार की गई है, प्रकाशन सही तरीके से किया गया नहीं किया गया, मंजूरी के लिए प्रोसेस पूरी यूज की गई नहीं की गई, वो सारे उपबंध है वो सही ढंग से लागू किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा धारा नंबर 165 तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू 166 पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, विकास क्षेत्रों की घोषणा। ये क्या होता है, देखो राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में प्रकाशन के बाद नगर पालिका क्या करती है, विकास क्षेत्रों की घोषणा करती है। विकास क्षेत्र मतलब कुछ एरिया नगर पालिका के अंदर स्थापित कर लिए जाते हैं कि भाई इनको डेवलप करना है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उन्हें विकास क्षेत्र घोषित करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा
इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट रिको के तहत भी वो काम किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जोन तैयार किए जाते हैं जिनको जिनको SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योग को विकास देने के लिए ऐसे जोन बनाए जाते हैं, बहुत सारे पार्क बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट करना हो, किसी स्पेशल चीज़ के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा मिलता है। तो उसी तरह से नगर पालिका भी ऐसे विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो राज्य सरकार पहले परमिशन देती है, उसके बाद उसे गजट में नोटिफिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और उसके बाद नगर पालिका उसे विकास क्षेत्र घोषित करती है। जैसे ही वो विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उन वहाँ पर रहने वाले लोगों पर कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं। क्या कि नगर पालिका अनुमति के बिना कुछ काम नहीं कर पाएंगे वो। क्या, जो भी उनका लैंड यूज है उसको नया लैंड यूज स्टार्ट नहीं कर। जैसे कि मान लो आपके पास कोई खाली प्लॉट पड़ा था और गवर्नमेंट ने उस क्षेत्र के अंदर रेजिडेंस घोषित किया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर इंडस्ट्री ओपन कर लोगे या उस जो जगह है तुम्हारे पास खाली प्लॉट है उसके अंदर कोई खेती कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। एग्रीकल्चर यूज मतलब जो यूज है उसके अंदर विकास क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही यूज़ ले सकते हो, उसे अलग तरीके से यूज़ नहीं ले पाओगे। या फिर मान लो आप कुछ यूज़ ले रहे थे, पहले एग्रीकल्चर से यूज़ ले रहे थे और अब आपने उसे चेंज करके रेजिडेंस बना दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। आए समझ में? एक तो लैंड यूज, नया लैंड यूज स्टार्ट नहीं कर सकते कि भाई खाली पड़ा था उसका कुछ नया यूज ले रहे हो आप, तो वो नहीं ले पाओगे। इसके अलावा कोई यूज पहले चल रहा था, मान लो आप उस पर खेती बीज वीज कुछ बो रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आप उसे चेंज कर दोगे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, नगर पालिका से परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भूमि पर विकास कार्य नहीं कर पाओगे। अगर मान लो वैसा विकास क्षेत्र घोषित कर लिया जाता है तो आप अपना जमीन पड़ी है, आपके चाहे प्लॉट आपके नाम पे ही है, लेकिन आप प्लॉट पर अपना भवन तभी बनाओगे जब आप नगर पालिका से परमिशन ले आओगे, अगर उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया हुआ है तो। आए समझ में कुछ? ठीक है। अगर नगर पालिका की परमिशन के बिना आप ये काम करते हैं, कुछ काम कर सकते हो, कौन कौन से काम कर सकते हो ये देख लो। देखो, भवन का रखरखाव कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप बिल्डिंग के अंदर नई चीज़ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज करना हो, नया वॉश बेसिन लगाना हो, नए सोफे लगाने हो, नए पर्दे लगाने हो, ऐसा कुछ भी चेंज कर सकते हो। अंदर एक कमरे, दो कमरे थे, एक कमरा था बड़ा, उसको कम करके उसमें दीवार खींच के दो कमरे बनाने हो, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा मॉडिफिकेशन जो अंदर करना है, बाहर नहीं करना, तो भवन के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन नहीं आना चाहिए और केवल आंतरिक भाग में प्रभावित होना चाहिए। तो ऐसे जो चेंजेज वो आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी प्राधिकारी के आदेश या निर्देश पर भी कार्य किए जा सकते हैं। मान लो कोई ऑथोरिटी है आपके पास, किसी ऑथोरिटी ने आपको परमिशन दे दी है, ऑथराइज कर दिया कि हाँ भाई आप भवन के अंदर ये चीज़ चेंज कर सकते हो, तो फिर आप नगर पालिका आपको नहीं रोकेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जनता की भलाई के लिए कुछ काम करवाना चाहेंगे तो वो काम भी किए जा सकते हैं। तो 166 क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। किस प्रकार से? कि आप तो एक तो अपनी ज़मीन है का जो यूज है वो चेंज नहीं कर सकते या फिर नया यूज स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको भूमि पर कोई भी विकास करना है तो वो भी नहीं कर सकते। अगर करना है तो उससे पहले आपको नगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जगह छोड़ दी गई है, आप भवन के अंदर वाले जो सिस्टम है उसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जनता की भलाई के लिए कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकती है, या फिर आपको किसी अथॉरिटी से परमिशन मिल जाती है तो भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। फिर विकास क्षेत्र घोषित कैसे किया जाता है? तो राज्य सरकार पहले परमिशन देती है, उसके बाद गजट में नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके बाद नगर पालिका विकास क्षेत्र घोषित करती है। ठीक है। आ जाते हैं 167 पे। ये क्या है? अप्राधिकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग पर पेनल्टी। सीधी बात है, अप्राधिकृत विकास क्या होता है ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल है कि भाई विकास क्षेत्र घोषित किया था, आपको मना किया था कि आप डेवलपमेंट नहीं करोगे बिना परमिशन के, आपने परमिशन भी नहीं ली और आपने डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया, तो आपको क्या घोषित किया? आपने जो बनाया है ना उसको अप्राधिकृत, यानी आपको अपने अथॉरिटी नहीं ली थी इसलिए उसको अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट कह दिया जाएगा। एक तरह से गलत डेवलपमेंट कर लिया आपने। तो वो अगर आपने नगर पालिका के बिना परमिशन के विकास किया है, या फिर जो परमिशन में कुछ शर्तें लगाई गई थी उन शर्तों का उल्लंघन किया है, या अनुमति दी गई थी 1 साल के लिए और वो 1 साल निकल गया और उसके बाद भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अनुमति रद्द होने के बाद, या फिर आपकी अनुमति दी गई थी वो रद्द कर ली गई है, तो उसके बाद अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? जुर्माना लगा दिया जाएगा। आई समझ में? तो क्या बात है कि अगर नगर पालिका के परमिशन के बिना आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, उनकी लगाई हुई शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो, या फिर अनुमति दी थी लेकिन रद्द कर दी थी नगर पालिका ने, उसके बाद भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इन तीनों ही कंडीशन में आपके द्वारा किया गया विकास अप्राधिकृत विकास कहलाएगा। और इसकी घोषणा कौन करता है? तो नगर पालिका स्वयं इसकी घोषणा करती है। फिर जुर्माना क्या लगाया जाएगा? अगर आपने शर्तों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना लगाएगा वो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भाई अगर आपने नगर पालिका की लगाई हुई शर्तों का उल्लंघन किया है तो आपके ऊपर 5,000 का डायरेक्ट जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अगर 1 मिनट, ठीक है,
मान लो जुर्माना लग गया, उसके बाद भी आप रुक नहीं रहे हो, आप फिर भी काम चालू रख रखा है कि लग गए 5,000 लग जाने दो, मैं तो अपना मकान बना के रहूँगा। तो अगर नगर पालिका को पता चलता है और जिस दिन से आप जुर्माना भरा है उस दिन के बाद में आपने काम चालू रखा है, तो हर दिन के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। ठीक है। फिर अनुमति की समयावधि समाप्त होने के बाद भी आप भवन का उपयोग करना जारी रख रहे हो, मतलब आपको परमिशन दी गई थी और परमिशन ख़त्म हो गई, जैसे आपको बोला था कि भाई 100 दिन के लिए आप इस जगह का यूज़ कर सकते हो इस काम के लिए। ठीक है। आप 101वें दिन भी आप ये काम कर रहे हो, 102वें दिन भी कर रहे हो, 125वें दिन भी आप यही काम कर रहे हो, परमिशन की टाइम पीरियड निकल गया, उसके बाद भी आप काम ले रहे हो उस ज़मीन का अलग तरीके से, तो आपके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगा जाएगा। देखो आए समझ में, 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप ये अपराध को जारी रख रहे हो, 2,000 का जुर्माना भी लग गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप रुक गए हो, आप लग रहे हो रोज़ यही काम करना है, उस जगह का उपयोग गलत तरीके से ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, ये समझने की कोशिश करना। देखो ये क्या है कि आपने परमिशन नहीं ली, ये एक तरह से विकास के लिए है कि आपने कुछ चीज़ बनाया है, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई है, तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना, अगर आगे कंटिन्यू रखते हो तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। इधर क्या है, एक टाइम पीरियड के लिए आपको किसी काम के लिए परमिशन दी गई थी, उस परमिशन निकल गई और उसके बाद भी आप उस जगह उस काम को कर रहे हो या लैंड यूज़ कर रहे हो, तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना और फिर बाद में कंटिन्यू रखने पर 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये कौन सी है धारा, 167 है। आगे चले 168 पे आ जाते हैं। ये क्या है, अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। ये क्या होता है, तो नगर पालिका क्या करती है, स्वामी को या जो फिर अप्राधिकृत विकास करता है, जिसने विकास किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक नोटिस जारी कर देती है कि भाई साहब हम आपको जो आपने बिल्डिंग बनाई है, उसको जो गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई हुई है उसको हटाने के लिए आपको 1 महीने देते हैं। उस नोटिस में 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो नोटिस से 1 माह के भीतर आपको क्या करना होता है, भूमि को विकास पूर्व स्थिति में, जो भी जगह थी, मान लो खाली प्लॉट था, उसमें आपने बिल्डिंग बनाई थी, तो आपको ये पूरी बिल्डिंग हटानी है और खाली प्लॉट हमें वापस दिखा देना है, यानी विकास से पूर्व की स्थिति में लेके आना ज़मीन को। आगे समझ में। या फिर जो आपने ज़मीन का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हो उसे रोक देना है, भाई यही काम है, या तो भूमि का गलत तरीके से उपयोग करोगे या फिर जो विकास किया है वो रोक देना है आपको, उसको पूर्व स्थिति में ले आना है 1 माह के भीतर। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना या फिर 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। या तो 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया और उसके बाद भी अगर आप जारी रख रहे हो तो आपके ऊपर 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगा दिया जाएगा। और फिर इसके बाद भी आप नहीं रोक रहे हो, ना तो आप नोटिस की अनुपालना कर रहे हो, नोटिस की अनुपालना भी नहीं कर रहे हो कि भाई आपको बोला था रुक जाओ, नहीं रुके, हमने जुर्माना लगा दिया, फिर आपको पर डे के हिसाब से लगा दिया, फिर भी नहीं रुक रहे आप, तो क्या होगा, फिर आपके ऊपर नगर पालिका क्या कर देगी, मुकदमा कर देगी, केस कर देगी, और इस केस में जो भी खर्चा आएगा ना वो भी तुम्हारे से वसूल किया जाएगा। आगे समझ में क्या होगा, अगर भाई सिंपल बात ये है कि इसके अंदर कि आपने अगर गलत तरीके से कोई मकान बना लिया तो नगर पालिका पहले तो आपको नोटिस देगी और 1 महीने का टाइम देगी, भाई साहब आपने जो गलत तरीके से बनाया है उसको हटा दो, या फिर आप गलत तरीके से जो ज़मीन का यूज़ ले रहे हो उसको बंद कर दो। अगर आप 1 महीने के अंदर ये काम नहीं करते हो तो 5,000 का जुर्माना लगेगा, और उसके बाद भी नहीं रुकते हो तो आपको 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। फिर भी नहीं रुक रहे तो नगर पालिका अख्ता जाएगी आपसे, और अख्ता आने के बाद आपसे क्या करेगी, आपके ऊपर मुकदमा कर देगी, और मुकदमे में जो खर्चा आएगा ना वो भी तुमसे ही वसूल किया जाएगा। आगे समझ में, तो तुम्हारे पर दंड पे दंड लगेंगे, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, जुर्माना लगेंगे भयंकर वाले। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस रहती है। फिर इस एक ऑप्शन आपके पास ओपन रखा जाता है लेकिन नगर पालिका के पास, वो ऑप्शन ये रहा, कौन सा, ये रेड सर्कल वाला। देखो क्या है, जिस दिन आपके पास नोटिस है ना उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर स्वामी भाई साहब जो जमीन का मालिक है, अगर वो नगर पालिका से अनुमति प्राप्त कर लेता है कि हाँ भाई मैंने जो बनाया है उसके लिए मुझे प्लीज़ परमिशन दे दो, और नगर पालिका आपको परमिशन दे देती है, मान लो दे दी, तो जो नोटिस है ना, ये वाला नोटिस, ये नोटिस वापस आ जाएगा, मतलब वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर अनुमति नहीं मिलती है तो आपका नोटिस है वो पर्टिकुलर ऐसे लागू कंटिन्यू रहेगा। आई समझ में। तो एक ऑप्शन नगर पालिका द्वारा आपको ओपनली छोड़ा जाता है इस तरह से संबंधित। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 168। वापिस समझा दो एक बार, पक्का वापिस लास्ट। ठीक है, सुनो, तो अपराधिकृत विकास हटाने की अपेक्षा करेगी कैसे, नगर पालिका आपको 1 महीने का नोटिस देती है कि भाई साहब ये जो बनाया है इसको हटा लो प्लीज़, या जो गलत तरीके से जमीन का यूज़ ले रहे हो उसे बंद कर दो। अगर आप 1 महीने के अंदर ये काम नहीं करते हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना, 200 रुपये पर डे के हिसाब जुर्माना लगेगा। फिर बाद में अगर फिर भी नहीं रुकते हो तो नगर पालिका आपके ऊपर केस ठोक देगी और केस का पैसे भी आपसे ही लेगी। आपके पास एक ऑप्शन छोड़ा जाता है, जिस दिन नोटिस निकलता है उसके 1 महीने के भीतर अगर आप नगर पालिका से परमिशन लेने पर सफल हो जाते हो तो नोटिस हट दिया जाता है और आपको आराम करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 169 के अंदर। ये क्या है, अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्ति। ये क्या होता है, मान लो अपने 167 पढ़ा क्या भाई, जो अपराधिकृत विकास वाली बात, 167 के तहत अपराधिकृत विकास शुरू तो कर दिया है,
लेकिन अभी तक पूरा पूरा नहीं हुआ है, मतलब आपने मकान स्टार्ट कर दिया, आधी मंजिल बन गया, पूरा मंजिल अभी बनानी है। तो क्या करती है नगर पालिका, बोलती है भाई साहब स्वामी को कि भाई आप काम रोक दो, नोटिस देगी कि भाई आप ये जो काम है उसे रोक दो, तो भलाई है। अगर वो नहीं रोकता यार, नहीं रोक रहा मतलब काम को, तो क्या होगा, उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा, और इसके बाद भी नहीं रुकता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लग जाएगा। आए समझ में? भाई आपने काम स्टार्ट कर दिया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, तो उससे पहले नगर पालिका क्या करती है, स्वामी को एक नोटिस देगी, भाई साहब अपना काम, आपका काम रोक दो। आप अगर नहीं रोकते हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना, फिर भी नहीं रुकते हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लग जाएगा। ठीक, फिर नोटिस के बाद कार्य जारी रखता है तो क्या करती है नगर पालिका, पुलिस की हेल्प लेगी और जो विकास कराया है उसको हटाएगी, औजार सामग्री को जब्त कर लेगी। और हटाने के दौरान मान लो उन्होंने बुलडोजर से हटाया और आपने फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर बना रहे थे, मान लो आपके फर्स्ट फ्लोर तो पहले बना हुआ था, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बना रहे थे, उसकी परमिशन आपने ली नहीं, अपराधिकृत विकास किया हुआ था, तो नगर पालिका अगर इसे तोड़ रही है और गलती से ये फर्स्ट वाला भी टूट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो इसके लिए। ऐसा नहीं कि आप जाके कोर्ट में जाके क्लेम मारो कि नगर पालिका ने मेरा ये वाला बिल्डिंग तोड़ दिया, तो आप ये भी नहीं कर पाओगे, यानी हानि हुई उसके लिए स्वामी दावा नहीं कर पाओगे। और फिर ये वाला मान लो ये वाला भी कर दिया इन्होंने, ऊपर वाले फ्लोर था वो भी हटा दिया, उसके बाद आप फिर भी निखट्टू एक नंबर के हरामी, तो उसके बाद क्या होता है नगर पालिका भाई साहब, उसके बाद भी आप मान लो उसके ऊपर दोबारा कंटिन्यू कर देते, तोड़ गई उसके बाद सामान भी ले गई और वो बोलते हैं भाड़ में ले जाना तो मैं दोबारा बना लूँगा, बना रहे हो, उपरोक्त कार्रवाई के बाद भी अगर विकास करते हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना और 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना कंटिन्यू रहेगा। आई समझ में क्या बात? कुछ देखो वापस समझा देता हूँ, ये बहुत खतरनाक है, धाराएं याद करना मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत आसान है, लेकिन एक बार याद कर लिया, दिमाग में पूरी प्रोसेस अगर अपने फील कर लिया ना रील की तरह कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि कहीं 200 है कहीं 500 है, तो उनको मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन ना करो। अभी तो फोकस करो कि प्रोसेस सही रहनी चाहिए अपनी, जुर्माने वगैरह अपना रटना होता है, वो तो सिंपल लॉजिक है, मोस्टली जगह 500 5,200 500 5,200 500 वाला रील सीन है, ठीक है, तो अपन जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे, बस मेन ये है कि प्रोसेस गलत नहीं होनी चाहिए, अपने किस जगह कहाँ क्या होना है वो अपने को याद होना जरूरी है। देखो वापिस समझाता हूँ, 169 समझा देता हूँ। देखो क्या है, सिंपल है कि भाई आपने कोई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट फ्लोर तो बना हुआ था आपके घर में, सेकंड फ्लोर आपको बनाना था, उसका आधा बन गया लेकिन अब पूरा नहीं हुआ है, तो नगर पालिका क्या करती है, आपको एक नोटिस दे देती है कि भाई साहब आप रोक दो यार, काम गलत काम कर रहे हो, ठीक है, स्वामी जी को। लेकिन स्वामी जी की नहीं सुनते हैं और काम चालू रखते हैं, तो 5,000 का और 500 रुपये का, 5,000 और 500 रुपये का जुर्माना इसके ऊपर लगा देते हैं। 500 रुपये एक बार में, अगर नहीं सुनता है तो अगले दिन भी चालू रखता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगा देते हैं, हो गया। फिर अगर ये फिर भी नहीं मान रहा है 500 रुपये के बाद भी, तो नगर पालिका क्या करती है, पुलिस की हेल्प लेती है और लाती है 2-4 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग और आपकी जो बनाई हुई बिल्डिंग है उसे तोड़ती है। और इस तोड़ने के बदले बीच में अगर आपका नीचे वाला फ्लोर भी टूटता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, नगर पालिका से आप कोई दावा वावा नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये काम भी कर दिया हमने, तोड़ भी दिया, उसके बाद भी आपकी बस वो नहीं है कि आप रुक जाओ, आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके 5,000 का जुर्माना और 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता रहेगा। आगे समझ में? तो ये वाली प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल याद रखना, 500 5,000 500 2,000, सॉरी 5,000 500 5,200, ठीक है। फिर आ जाती है धारा नंबर 170, ये क्या है, तो अपराधिकृत अस्थायी विकास का हटाना या हटाया जाना या रोकना, ये क्या होता है? देखो सिंपल वही 167 के तहत, अगर आप स्थायी प्रकृति का हो गया, मान लो आपने परमानेंट कोई फ्लोर बना रहे हो पक्का ईंटों का, लेकिन मान लो आपने वो नहीं करके क्या हुआ, अस्थायी प्रकृति का कोई काम कर रहे हो, अस्थायी मतलब टीन सेट लगा दिए या झुग्गी झोपड़ी तैयार कर लिया आपने खाली जगह पे, तो क्या होगा, ऐसा करने पर नगर पालिका वही नोटिस निकालेगी, आदेश देगी स्वामी को कि 15 दिन के अंदर, पहले तो क्या दिया था 1 महीने का टाइम दिया था ना, 1 महीने के अंदर आप हटा लो खुद से, अगर इसके अंदर सिर्फ 15 दिन देते हैं, 15 दिन के अंदर आप हटा लो भाई साहब। नहीं, अगर आप नहीं हटाते हो, पालन नहीं करते तो नगर पालिका कोई नोटिस नहीं देगी आपको, फिर सिंपल जाएगी हटाएगी, काम खत्म, दोबारा कोई नोटिस नहीं मिलेगा, सिंपल हटा देगी जाके। लेकिन अगर ये मामला खड़ी फसल से संबंधित तो आपको 15 दिन के बजाय 6 महीने का टाइम दिया जाता है, और कौन सी चीज़ अस्थायी प्रकृति के है या नहीं है इसका फैसला भी कौन करता है, नगर पालिका खुद करेगी। भाई उनको लगा कि टीन सेट अस्थायी प्रकृति का है तो अस्थायी प्रकृति का है, और उन्हीं को लग गया कि नहीं है जो टीन सेट है वो तो पक्का है स्थायी प्रकृति का, तो वह स्थायी प्रकृति मान सकती है उसे, ठीक है। तो ऐसा ये नगर पालिका के स्व विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसे अस्थायी मानती है और किसे अस्थायी मानती है, ठीक है। तो ये वाली बात है 170 के अंदर, सिंपल है। जो पहले वाले पढ़े तो अपन ने स्थायी प्रकृति वाले मामले पढ़े थे, अब 170 के अंदर अस्थायी तरह का अगर आपने कोई अपराधिकृत विकास किया है तो क्या होगा, तो 15 दिन के लिए आपको एक आदेश देगी नगर पालिका कि भाई साहब 15 दिन है आपके पास, 15 दिन के बाद अंदर आप जो ये बना रखा है इसे हटा लो। अगर आप नहीं हटाते हो तो उस कंडीशन में आपके को कोई नोटिस नहीं देगी नगर पालिका, सीधा आएगी, जैसी भी लाएगी उड़ाएगी, काम खत्म कर देगी, ठीक है।
फिर वही नुकसान होगा तो कोई भरपाई नहीं करेगी नगर पालिका, तुम भुगतो, तुम्हारा जाना है। ठीक है। फिर अगर खड़ी फसल से संबंधित कोई मामला है, अगर मान लो आपके खेत में आपको फसल नहीं उगानी थी लेकिन उगा दिया आपने, तो ऐसा नहीं है कि वो 15 दिन में आएगी हटा देगी, नहीं, ऐसा नहीं। आपको उसके लिए 6 महीने का टाइम, क्योंकि फसल पक जाए, जो आपने उगाया उसका आपको मिल जाए, इसके लिए आपको 6 महीने का टाइम नगर पालिका दे देती है। ठीक है। ये हो जाता है 170। इसके बाद आता है 171। ठीक है। भूखंड के उपविभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी। इसमें क्या है, 161 के तहत अगर किसी योजना के क्रियान्वयन की तारीख के या उसके बाद संबंधित क्षेत्र में, मान ले आपके लिए कोई योजना फिक्स कर दी उस एरिया के अंदर, और इस योजना के बाद अगर आप चाहो कि भाई मैं तो अपने जो मकान है उसके अंदर बंटवारा करके बीच में से दो प्लॉट बनाना चाहता हूँ या 2 उसका टुकड़े करना चाहता हूँ, वो करना हो, या आपका भूखंड का पुनर्गठन कर रहे हो, मतलब आपके 4 टुकड़े पड़े हुए थे आप पास पास में, तो आप सोच रहे हो कि सबको मिला के एक पूरा प्लॉट बना लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ करना हो, या आपके भूखंड में निजी मार्ग निकालना हो, ये आपका भूखंड था, 2 भाई रहते थे, तो ये कह रहा है कि मेरा रास्ता इधर है, एक मेरा रास्ता इधर बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, नगर पालिका से। और उसके लिए एक पूरा आवेदन करना होता है, सारी डिटेल भरनी होती है, एक फीस जमा करानी पड़ती है, उसके बाद ही आपको ये वाली परमिशन मिलती है इन कामों के लिए। लेकिन अगर आपने अनुमति, तो नगर पालिका क्या करेगी, अनुमति दे भी सकती है, ना दे, या फिर कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे देती है, आपको मिल जाती है। अगर आप मान लो आपको अनुमति नहीं मिली और आप फिर भी काम करना शुरू कर देते हो, या फिर आपको अनुमति में जो शर्तें लगी थी उन शर्तों का उल्लंघन करके आप काम कर रहे हो, तो उन सारी कंडीशन में नगर पालिका क्या करेगी, फिर ऐसा कुछ काम करते हो तो नगर पालिका स्वामी को एक नोटिस निकालेगी, भाई साहब आप जो काम कर रहे हो ना उसे रोक दो पहले तो, और अगर आप ऐसा करते रहोगे आगे तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना एक साथ देना पड़ेगा, और उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हो तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पूरा जुर्माना लगाया जाएगा। ये है 171। क्या है 171? सिंपल ये ये है कि कोई योजना बनी और उसके बाद आपको लगा, योजना बना दी गवर्नमेंट ने, मार्च से योजना बना दी, उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये तो पता ही है आपको, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से। तो अगर आपको अपने भवन है उसके 2 टुकड़े करने हो, या 2 टुकड़े थे आपके पास उनको मिला के एक टुकड़ा बनाना हो, या फिर आपके उसमें से बीच में से कोई रास्ता निकालना हो, सारे के लिए नगर पालिका से परमिशन लेनी होगी, उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा, साइड डिटेल भरनी होगी, फीस जमा करानी होगी, तब नगर पालिका परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे, या फिर किसी कंडीशन लगा के परमिशन दे दे। ठीक है। पर आपने क्या किया, परमिशन भी नहीं ली, या फिर जो शर्तें लगाई थी उसका उल्लंघन करते हो कुछ काम कर रहे हो, तो नगर पालिका पहले आपको एक नोटिस देगी कि भाई साहब काम रोक दो, गलत तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप नहीं सुनते हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना एक बार में लगा देगी, और फिर अगर आप उसके बाद भी नहीं सुन रहे हो तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर कंटिन्यू जुर्माना लगता रहेगा। ये हो गई धारा 171। फिर आ जाता है 172, उपगत व्यक्ति की वसूली। 168 में अंदर पढ़ा अपन ने, 169, 170, 171। देखो 171 के अंदर भी नगर पालिका खुद आ रही है, 170 के अंदर भी नगर पालिका देखो ये अस्थायी विकास हटा रही है। ठीक है। 169 और 168 देखो, 169 के अंदर भी मैंने आपको बताया, 169 की देखिए नगर पालिका पुलिस की सहायता से काम कर रही है। 168 देख लो, यहाँ पर भी नगर पालिका देखो अनुपालना कर रही है, अगर ऐसा कुछ होता है विकास कार्य पूर्व स्थिति में लाने का काम करेगी। तो इन सभी के लिए अगर नगर पालिका कोई भी खर्चा होता है ना, नगर द्वारा किए गए सारे खर्चे की वसूली किस रूप में की जाएगी, तो भू राजस्व के बकाया के रूप में। डिफॉल्टर था जो, या भूमि का स्वामी है, या जो भी दोषी व्यक्ति है, उससे क्या किए जाते हैं, इन जो पैसे इनकी वसूली की जाती है। यह है सिंपल 172। आ गया समझ में? तो यहाँ तक आज हमने कवर कर लिया है। इसका रिवीजन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ही हम इसके आगे वाले कुछ धाराएं कम कवर भी कर लेंगे और इसको आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ धाराएं हैं जो याद रखने वाली है, कुछ बातें हैं ऐसी जो याद रखनी है हमें इसके अंदर। देखो इस एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझनी है बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें जो याद रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप याद हो जाएगी आपको टाइम के साथ। कुछ ऐसी चीज़ें वो बारीकी से ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई इसमें 5,000 और 200 है, इसमें 5,000 और 100 है, इसके अंदर 2,000 और 500 है, तो वो याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल आप थोड़ा है ना, जो ये चीज़ें ना इनको एक चार्ट बना लो, या फिर आप कोई भी पन्नों में लिख लो और इसको अपने सामने जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पे चिपका लो। ऑफिस में तो ऑफिस में चिपका लो, जो मोबाइल का वॉलपेपर है वो लगा लो। इससे क्या होता है ना, अपने को चीज़ बार बार दिखती रहती है तो अपने दिमाग में वो सेट हो जाएगी, अपने पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर सामने लगा हुआ है अपना गलती से भी देख लेना 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाली ये है, ये ठीक रहेगा, ऐसे बस इतना करना होता है। इसमें आपको आराम से दीवार पूरी कवर हो जाएगी, और मैं इसे आपके लिए शायद करके भी दे दूंगा, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जितने अपन ने पढ़ी है उसको आराम से खुद भी लिखो। देखो सॉरी, देखो टीचर आपको गाइड कर सकता है, बता देगा, समझा सकता है। याद करने का काम खुद का होता है, खुद ही याद करना होगा। देखो सीधी बात है, खुद मरसुई पतो चालोगो स्वर्ग छाएगा कोनी, सीधी बात उतर रही है।
મારા પાસે પતો ચાલશે મોક્ષ મળશો कि कौन મળશો कश्यो મળશો सारो बात तभी पता चले। तो सीधी बात ये है, तो काम खुद ही करने पड़ेंगे, खुद की मेहनत खुद ही करनी है। सिंपल, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक तुम्हें फ्रेमवर्क बना के दे सकता हूँ, लेकिन याद तुम्हें करना है, एग्ज़ाम तुम्हें जाके देनी है, गोले तुम्हें भरने हैं, अच्छे से रोल नंबर वहाँ खुद लिखने हैं, और जो सक्सेस मिलेगी वो भी तुम्हें ही मिलेगी। मेरा तो बस तो ऐसा हो सकता है कि हाँ आप मुझे एक कहीं बोल दोगे हाँ ठीक है इनकी हेल्प की वजह से ये हो गया, तो इतना ही चाहिए होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, तो इसलिए जितना हो सके खुद से रिवीजन करो। मेरी क्लासें कंटिन्यू आती रहेगी, आपके लिए जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए बनाया जाएगा, सब काम किए जाएंगे, नो प्रॉब्लम नो इशू। मैं सिंगल पर्सन ही हूँ अभी इस पे चैनल पे एक्टिव, तो मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आपसे लिए कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।